साथ आफ्ताब अहमद फुलरवान SPOCU मौजूद हैं। जल्दी से अपनी गुफ्तगू का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। सर ये बताइए कि आवाम पुलिस से खौफ भी खाती है, डरती भी है, क्या पुलिस भी आवाम से डरती है? मैं समझता हूँ कि जो अच्छा पुलिस अफसर होता है वो मज़लूम से सबसे ज़्यादा डरता है। अब मैं बात थोड़ी सी पॉलिसिंग से हट के करूँगा और तमाम पुलिस अफसरों के लिए भी मेरा ये मैसेज है कि जब आपके पास कोई बंदा आए जिसके टूटे जूते हों और उसके चेहरे से लग रहा हो कि इसका कोई आगे पीछे नहीं है और वो आके अगर आपके पास फरियाद करता है तो उससे बड़ा डरें। उसने जो फ़ोन करना है ना वो सीधी ऊपर कॉल मिलानी और उस कॉल के नतीजे में अफसर को समझ लेना चाहिए कि उसे फिर पता नहीं चलना कि वो गया किधर है। पुलिस अफसरों को ऐसे मजलूमों से डरना चाहिए, ऐसे लोगों से डरना चाहिए कि जिनकी सिफारिश नहीं है, ऐसे लोगों से डरना चाहिए जिनके पास इंसाफ हासिल करने के लिए वसाइल नहीं है। उनसे डरना हम पर वाजिब है। जिनकी सिफारिश सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला होते हैं, बेशक उन लोगों से डरना चाहिए। सर आपकी सर्विस का कोई एक ऐसा दिन जिस दिन आपको रिग्रेट महसूस हुआ हो कि काश मैं इस फील्ड में ना होता? देखिए, पंजाबी का एक मुहावरा है कि ऐ ते मर्जी दी वंगा पाइया ने। ये जेवर तो हमने मर्ज़ी से पहना है। मुझे देखिए, जब मैंने उस वक्त जब ज्वाइन किया था पुलिस को थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन तो मेरा उस वक्त बैंक मैनेजर ग्रेड 2 के लिए भी मैं क्वालिफाई कर गया था। मैं सेक्शन ऑफिसर पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए भी क्वालिफाई कर गया था। बट आई प्रेफर टू ज्वाइन पुलिस। तो जब आपने पुलिस ज्वाइन कर ली तो ये एक पैकेज है। इस पैकेज में आपको फैमिली लाइफ भी छोड़नी पड़ेगी, आपको दोस्तियां भी छोड़नी पड़ेंगी, आपको शादी गमी के सारे जो फंक्शन है वो भी छोड़ना पड़ेंगे, आपको यूनिफॉर्म के ऑनर के लिए अपने आप को अपने नफ्स को भी मारना पड़ेगा। तो ये एक पैकेज है। जब हमने ये पैकेज कबूल कर लिया तो ये सारे मसाइल हमने फेस करने हैं। इस तरह भी हुआ है कि कोई करीबी अजीज़ अगर वो अल्लाह को प्यारा हो गया है तो हम नमाज जनाजा पे टाइम पर नहीं पहुंच सके। बड़े करीबी अजीज़ों की शादी है तो वहाँ पे इसलिए नहीं पहुँच सके कि हम किसी लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल कर रहे थे। आपको ये मसाइल तो हैं लेकिन उसके बदले में जो आपको इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है कि आई एम वर्किंग फॉर द सोसाइटी, मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, मैं अपने मसाइल छोड़ के लोगों के मसाइल हल कर रहा हूँ, तो वो सेटिस्फेक्शन एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसके बाद आपको ये डील बुरी मालूम नहीं होती। बिल्कुल सर, एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई और पूरी दुनिया में आप कह सकते हैं वायरल हुई। एक खातून मोटरवे पे पुलिस को चलान पुलिस करती है तो चलान भी नहीं देती है और बाद में पुलिस को गाड़ी के नीचे दे देती है, भगाती है, वहाँ पर चलान पे करने के बजाय गाड़ी को भगाती है और निकल जाती हैं। क्या इस वाक़ये को किस नज़र से देखते हैं? खातून की इसमें क्या गलती थी और ऐसे वाक़यात क्यों पेश आते हैं? अगर आप उस वीडियो को बड़े गौर से देखें तो आपको एक दो चीज़ें मालूम होंगी। वो चीज़ें क्या मालूम होंगी कि खातून चालान अदा करने के लिए 1000 रुपया निकालती है। अब 200 रुपया कम है, वो खातून के पास नहीं है और उससे शर्मिंदगी से बचने के लिए वो उसको गलत इल्ज़ाम लगा देती है कि आपने मुझसे बदतमीज़ी से बात की। हालांकि उस वक्त वीडियो बन रही है और पुलिस अफसर बिल्कुल बदतमीज़ी से बात नहीं कर रहा, वो बड़े इज़्ज़त से एहतराम से बात कर रहा है। देन उसको चालान अदा करने की बजाय वो खातून ज़बरदस्ती वहाँ से निकलने की कोशिश करती, विच इज़ अ क्राइम। अगला पुलिस अफसर उसको रोकने की कोशिश करता है कि आप इस तरह कानून से भाग रही हैं, बजाय कि वो गाड़ी रोकती, उस खातून ने सीधा उस पुलिस अफसर को हिट किया, हिट करके साइड पे गिराया और वहाँ से गाड़ी लेके भाग गई। उस पुलिस अफसर जिसको गाड़ी हिट की गई, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी बचाई हुई थी। अदरवाइज़ अगर उसका सर फुटपाथ पे लगता या सड़क पे लगता, उसने मौके पे अल्लाह ताला को प्यारा हो जाना था। लेकिन मैं सल्यूट पेश करता हूँ पाकिस्तान की पब्लिक को। पूरी पाकिस्तान की पब्लिक मोटरवे पुलिस के साथ खड़ी हो गई। उन्होंने कहा जी बिल्कुल वो खातून गलत है, ये पुलिस अफसर बिल्कुल ठीक थे, ये अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तमाम इदारे हरकत में आए,
वो खातून उसके बाद बैरून मुल्क फ़रार हो गई, फिर वो वापस आई, वापस आने के बाद उनको बाकायदा गिरफ़्तार किया गया, गिरफ़्तार करने के बाद उनको जेल भिजवाया गया। इसमें सबक है पब्लिक के लिए भी और पुलिस अफसर के लिए भी। जब भी पुलिस आपको रोकती है तो पुलिस को कोई शौक़ नहीं है रोकने का, वो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के लिए, जराइम को रोकने के लिए वो आपको रोक रहे हैं। जब भी पुलिस आपको रोके तो मेरी ये रिक्वेस्ट है पब्लिक से, आप रुक जाएं, जी फरमाइए, कभी भी बदतमीज़ी से बात ना करें। पुलिस वाला 18 घंटे की ड्यूटी कर रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप उससे प्यार से बात करें, जी फरमाइए, वो कहेगा जी आपने कागजात हमने चेक करने, उसके लिए जी ये कागजात, फ़र्ज़ करें कागजात आपके पास नहीं है, पोलाइटली कहिए कि सर इस वक्त कागजात मेरे पास नहीं है, लेकिन आप कंप्यूटर से भी चेक कर सकते हैं, मेरी गाड़ी बिल्कुल ठीक है। वो कहेगा जी कोई शनाख्ती चीज़, तो आप अपना शनाख्ती कार्ड दे दीजिए। पुलिस एक ऐसा इदारा है, आप इनसे जितने प्यार से और पोलाइटनेस से बात करेंगे आप हैरान हो जाएंगे कि ये इतने नर्म लोग हैं। अब एक लॉ इन्फोर्समेंट के लिए बंदा खड़ा है और वो आपको रोकता है और आप कहते हैं कि तू मैंने रोका क्यों? नहीं, ये आप ज़्यादती कर रहे हैं। आप उसको, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप जा रहे हो सख्त गर्मी में, आप देखेंगे एक पुलिस को, ट्रैफिक का बंदा या पुलिस का बंदा सख्त गर्मी में खड़ा है, अगर आपके पास ठंडे पानी की बोतल है तो उसे पेश कर दीजिए कि सर प्लीज़ ठंडा पानी पीजिए। यकीन करें आपके इस जेस्चर ऑफ गुडविल को वो पुलिस वाला कभी भी नहीं भूलेगा। हम आपके दोस्त हैं, हम आपके प्रोटेक्टर हैं, आपके डिफेंडर्स हैं, आपके लिए धूप में खड़े होते हैं, आपके लिए सर्दियों की रातों में खड़े होते हैं। बात की है कि प्यार से पेश आना चाहिए, मार नहीं प्यार, क्या ये भी कभी थानों के बाहर लिखा होगा? नहीं, मार या टॉर्चर किसी कानून में दर्ज नहीं है। बिल्कुल पुलिस को हक हासिल नहीं है कि वो टॉर्चर से काम ले। अब तो हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड हो गई है, कोई बंदा आपको नाम नहीं बताता, कोई बात नहीं, अभी हमारे पास वो फैसिलिटी आ गई है कि आप उसका अंगूठा लगाएं, साथ ही उसका पूरा प्रोफाइल खुल जाएगा कि ये फ़लाँ साहब हैं। उस फ़लाँ साहब का शनाख्ती कार्ड नंबर आप कंप्यूटर में डालें तो ये भी पता चल जाएगा कि हाँ जी 3 साल पहले ये एक चोरी के मुकदमे में गिरफ़्तार हुए थे या लड़ाई झगड़े के मामले में गिरफ़्तार हुए थे। मार की ज़रूरत तो वहाँ पे है जहाँ पे आपको बात की समझ ना आ रही हो। आप जितनी ज़्यादा अक्ल इस्तेमाल करेंगे उतनी ज़्यादा आपको मेहनत कम करना पड़ेगी। और बिल्कुल मैं टॉर्चर के या मार के बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ, पुलिस को इसका कोई हक नहीं। अगर कोई ऐसा करता है तो प्लीज़ आप 1787 पे आईजी साहब का ये कंप्लेंट पोर्टल है, वहाँ पे शिकायत कीजिए, आप 15 पे शिकायत कीजिए। पुलिस इज़ टू प्रोटेक्ट यू। बाज़ ऐसे और अक्सर ही देखा जाता है ऐसे मुल्ज़मान होते हैं जिनको इसकी ज़रूरत भी होती है। कानून फिर भी इजाज़त नहीं देता, टॉर्चर की इजाज़त नहीं है। आपने तफ्तीश करनी है, कानून के मुताबिक कीजिए, लेकिन जिस्मानी सज़ा देना। गुफ्तगू करके तो मुझे जो मेरी नज़र में, इन माय ओपिनियन आई वुड से, कि जो पुलिस का पिक्चर है वही चेंज हो गया है। सर हम क्राइम्स की अगर बात करें तो इतनी रिपोर्ट्स और इतनी हम अपने प्रोग्राम भी करते हैं, उसमें देखते हैं जगह जगह क्राइम हो रहा है और लोग कहते हैं कि जी हमारा केस चल रहा है, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। और अभी आपने इतने हाईलाइटेड केसेस बताए जिन पे काम किया गया है, मुजरिम को सज़ा मिली है। मैं समझती हूँ कि ये चीज़ें क्यों नहीं हाईलाइट होती हैं? मतलब आपके डिपार्टमेंट से ये चीज़ें भी हाईलाइट होनी चाहिए ना, जहाँ पर हमारे में से ही लोग हैं जो ये चीज़ें हाईलाइट करते हैं कि काम नहीं हो रहा, तो जो केसेस किए जाते हैं कवर, वो क्यों नहीं हाईलाइट होते हैं? हाँ, ये चूँकि आप मीडिया से ताल्लुक़ रखती हैं और मीडिया के मामलात को समझती हैं, दूसरे अल्फाज में आप ये कह रही हैं कि हमारी मीडिया मैनेजमेंट उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उतनी परफेक्ट नहीं है। बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ कि पुलिस को अपनी मीडिया मैनेजमेंट में और मीडिया रिलेशनिंग में मज़ीद बेहतरी करने की ज़रूरत है कि हमने जो अच्छे काम किए हैं वो भी हाईलाइट किए जाएँ, ताकि पब्लिक पुलिस पे प्राइड ले सके, फ़ख्र कर सके कि ये वो लोग हैं जो हमारे लिए काम कर रहे हैं। देखें, आप जब नाके पे खड़े हो देखते हैं, जून के महीने में बाबू साबू आप चले जाएं, वो धूप में खड़े हैं और वो ड्यूटी कर रहे हैं। किसके लिए ड्यूटी कर रहे हैं? आप लोगों के लिए ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे लिए ड्यूटी कर रहे हैं, ताकि हमारे बच्चे वो घरों में सुकून से बैठें, वो महफूज हो के स्कूलों में जाएं। आप अपनी शॉप पे बैठे हैं तो आपको खौफ ना हो। हम इन्हीं मकसद के लिए, हसूल के लिए काम कर रहे हैं और बिल्कुल हमें इसमें मीडिया के हवाले से पुलिस का जो गुड वर्क है उसको बेहतर तरीके से सामने आना चाहिए। सर कोई एक ऐसा रिमार्केबल मोमेंट, कोई ऐसा वाक़या जो आज तक याद है आपको? पुलिस में
बेशुमार वाक़यात होते हैं। कोई बहुत ही अजीब सा केस जिसको एंड पे जाके पता चला कि नहीं नहीं ये बहुत जिसकी मुश्किल इन्वेस्टिगेशन, और लास्ट में जाके मालूम हो कि हम जिसके बारे में सोच रहे थे वो नहीं है, ये तो इसके साथ वाला बंदा मुलजिम है। आप बिल्कुल वही बात कर रहे हैं जो जासूसी नावलों में होता है कि आखिर में पुलिस जिस तरफ जा रही होती है तो पता चलता है कि नहीं 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 ये केस तो बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसे बेशुमार केसेस हैं जिसमें हमें बाद में तफ्तीश के दौरान पता चला कि जो मर्डर करने वाला है वो कोई और नहीं बल्कि उसी मुकदमे का जो मुद्दई है उसी ने ही मर्डर किया था। अच्छा, अब होता क्या है, मुजरिम जितना भी चालाक हो वो पकड़ा क्यों जाता है? हम सवाल करते हैं ना कि पुलिस वाला आप देखें कि वो बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होता, लेकिन वो फिर भी बड़े शातिर किस्म के मुलजिम को पकड़ लेता है। अब मैं ये आपको थोड़ी सी इसमें बताता हूँ। एक तो ये कि पुलिस हमेशा टीम की शक्ल में काम करती है, 4-5 लोग होते हैं। अब जब 4-5 ब्रेन मिल जाएं तो उनको जमा करें तो कम अज़ कम उस शातिर के एक डाकू का इंटरव्यू पढ़ रहा था, वो कहता है जी हमारी कबायली दुश्मनियों की वजह से हम इस तरफ आ गए। तो जब आप उनको इंसाफ देंगे, उनकी कबायली दुश्मनियों को ख़त्म करेंगे, उनको मेन कौमी धारे में लाएंगे तो फिर आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। खाली अगर आप मारते भी जाएंगे तो वो नई पौध फिर तैयार होती जाएगी। सर, सुनने में आया कि उनके पास रॉकेट लॉन्चर भी है, ये असला आता कहाँ से? अफ़गान वॉर के जो बचे हुए वेपन्स हैं वो उन तक पहुंचते हैं और खुफिया रास्तों से पहुंचते हैं। वहाँ पे उनके पास एंटी टैंक गन्स हैं जो आपकी बख्तरबंद गाड़ियों को भी फाड़ देने की सलाहियत रखती हैं, और उनके पास बहुत जदीद असला है। वो जदीद असला उनकी कबायली दुश्मनियों में भी काम आता है, लूट मार के भी काम आता है और पुलिस से मुकाबला करने के भी काम आता है। सर, जब हमें मालूम है कि वो कहाँ से आता है असला और किस तरह उन तक पहुँचता है, तो हम वो ज़राई क्यों नहीं बंद करवा देते? वो असला पकड़ा भी जाता है। हमने लाहौर में भी कई दफ़ा असले की बड़ी बड़ी खेपें पकड़ी हैं, लेकिन सारा असला नहीं पकड़ा जाता, कुछ उन तक पहुँच जाता है। तो जो पहुंच जाता है वो फिर पुलिस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है और पब्लिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है। और ये कच्चे के डाकुओं का जो मेन इशू है वो सूबा सिंध में है। हमारे ज़िला रहीम यार खां में, जो सिंध के साथ मुल्का ज़िला है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है और रहीम यार खां पुलिस ने बड़ा इफ़ेक्टिवली उसको हैंडल किया है, काफ़ी हद तक वो कंट्रोल्ड है। लेकिन जो ज़िला घोटकी और उधर हैं, उधर कच्चे के डाकुओं का बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है और उसमें सिंध पुलिस को मैं ये समझता हूँ कि उस पर पूरी मेहनत करके सिर्फ डाकू मारने से बात नहीं बनेगी, आपको डाकू बनने को भी रोकना होगा। सर, सिंध की पुलिस की बात करें, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की बात करें, यहाँ पर अगर हम लाहौर के इन्वेस्टिगेटर्स की बात करें, तो ये दोनों मिल के अभी तो ऑलरेडी आप लोग ग्रैंड ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये उस साइड से उस साइड पे भी चले जाते हैं, इस साइड पे भी चले जाते हैं, ये मिल के क्यों नहीं काम कर रहे हैं? और आपको क्या लगता है कि मज़ीद इस पर क्या हिकमत अमली हो सकती है? बहुत अच्छी तजवीज़ है कि इसमें सिंध पुलिस को और पंजाब पुलिस को कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करनी चाहिए, क्योंकि डाकू इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा अगर रहीम यार खां में ज़्यादा प्रेशर बढ़ा है तो ये सिंध के इलाके में चले जाएंगे, और सिंध पे अगर ज़्यादा प्रेशर बढ़ा तो ये इधर आ जाएंगे। तो इनको कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के ज़रिए कंट्रोल करना होगा। और इसमें एक मैं बहुत एक मामले समझता हूँ, कच्चे का जो एरिया है आपको वहाँ पे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए कि जिस पे आप इजीली वहाँ पे पहुँच सकें। आपको पुलिस को वो पानी में जो गाड़ियाँ हैं, किश्तियाँ हैं, आपको वो भी देनी पड़े। आपको पता ना ऐसी गाड़ियाँ हैं कि आप वो सड़क पे जाते हैं, अगर पानी आ गया तो वो पानी में भी उसी तरह चलना शुरू हो जाएंगी। तो वो भी आपको पुलिस को सहूलतें देना पड़ेगी, क्योंकि अगर डाकुओं के पास इतने ज़्यादा वसाइल हैं तो पुलिस को आपको डबल वसाइल देना पड़ेंगे। क्योंकि बहरहाल कच्चे के डाकुओं ने इतना ज़्यादा मसला क्रिएट किया कि पूरे पाकिस्तान से लोगों को टेलीफोन के ज़रिए बीबी फ़ोन करती है, तो उसके बाद वो बात आगे बढ़ाती है, फिर वो ट्रैप करती है, और ट्रैप करने के बाद वो साहब बहादुर उसी बीबी के चक्कर में कच्चे के डाकुओं के पास चले जाते हैं। सुनने में आता है कि ये पाकिस्तान बनने से पहले के यहाँ पर मौजूद है ये डाकू, तो ये ट्रैप कैसे करते हैं, लोगों को वरगला कैसे लेते हैं, इनके पास से इतना पैसा मिलता है और लोग इनको इतने पैसे दे देते हैं, कैसे ये करते हैं उनको? आपको हैरत होगी कि सिंध में उन कच्चे के रास्तों को जाने वाले जो सड़कें हैं वहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं
कि बराए मेहरबानी अगर आप किसी खातून से मिलने जा रहे हैं या आप कोई ट्रैक्टर ख़रीदने जा रहे हैं या कोई जानवरों को सौदा करने जा रहे हैं तो आप डाकुओं के ट्रैप में जा रहे हैं, बराए मेहरबानी करके ना जाइए। और उसके बावजूद वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो पब्लिक को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है कि जो आपको उस तरफ सादकाबाद की तरफ बुला रहा है, रेम यार की तरफ बुला रही है या आपको उस तरफ ट्रैप किया जा रहा है, तो वो आपके फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि वहाँ पे फिर आपको ट्रैप कर लिया जाएगा और फिर आपके घर वालों से तावान मांगा जाएगा। तो जनरल पब्लिक को भी अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। बहुत ही खतरनाक बात है वैसे सुनने में भी, तो मुझे तो खौफनाक सी लग रही है कि एक बोर्ड आपके सामने लिखा हुआ है और आप खुद ही जो है अपनी जान को जोखों में डालने के लिए जा रहे हैं। और सर ने बिल्कुल बजा फरमाया कि अवेयरनेस की बहुत कमी है जी। तो आप अवेयर होना चाहिए। आपको जहाँ पे लिखा हुआ है और आपको मालूम भी इतने वाक़यात पेश आ चुके हैं तो आपको वहाँ पर आगे नहीं जाना चाहिए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने अभी हमने बारहा आपकी जानिब से सुना कि पब्लिक की भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो पब्लिक अपनी ज़िम्मेदारियाँ कैसे निभा सकती है और पुलिस के साथ कैसा ताउन चाहिए पुलिस की जानिब से कि एक कोऑर्डिनेशन के ज़रिए पब्लिक भी अपना काम करे और पुलिस भी काम करे ताकि क्राइम कम हो? मैं आपको बताता हूँ, क्राइम कंट्रोल करने में जो मेन स्टेक होल्डर है जिसके लिए सब कुछ किया जा रहा है वो पब्लिक है। नो डाउट। पुलिस आपकी पूरी पॉपुलेशन का 0.% है, पॉइंट समथिंग % है, तो बहुत ज़्यादा तो पब्लिक है। अब अगर पुलिस को पब्लिक का कोऑपरेशन ना मिले तो दुनिया के किसी मुल्क में भी क्राइम कंट्रोल करने का मिशन पूरा नहीं हो सकता। अब आपका सवाल कि पब्लिक क्या ताउन करे, पब्लिक आपके साथ कैसे कोऑर्डिनेट करे कि क्राइम ना हो सके। देखिए, अपने आसपास आपको कोई मशकूक बंदा मिलता है, आपके हमसायों में कोई मशकूक एक्टिविटी है, पुलिस को 15 पे इतला कीजिए। पुलिस आपका नाम सिगा राज में रखेगी और उनके ख़िलाफ़ एक्शन करेगी। अभी आगे ईद उल अज़हा आने वाली है, बहुत ज़्यादा नकबजनियाँ होंगी। अब आप कहेंगे कि पुलिस वालों को पहले पता होता है कि क्राइम होना है, वो इसलिए पता नहीं होता कि पुलिस उसमें खुदा न खास्ता को कंट्रीब्यूट कर रही, वो इसलिए पता होता है कि हमें क्राइम पैटर्न का अंदाज़ा होता है। आपने ईद उल अज़हा की छुट्टियों पे जाना है, अपने आबाई इलाकों में जाना है, बराए मेहरबानी घर से बाहर ताला लगा के ना जाइए। बाहर लगा हुआ ताला नकब जनों के लिए दावत आम है कि हजूर तशरीफ़ लाइए, घर में कोई नहीं है। अगर आप टू बी नोटेड, या उसको आप बाहर से ताला मत लगाइए, उसको अंदर से ताला लगाइए। हमसायों को हमेशा बता के जाइए कि जी हम जा रहे हैं। कोई कीमती चीज़ इस मौके पर घर में ना रखिए। अपनी कीमती जो ज़ेवरात हैं, आपकी जो रकम है, वो आप बैंक में रखिए। फिर घर में कोई फ़र्द ज़रूर मौजूद रहे। हमने चोर के काम को नामुमकिन अगर नहीं बना सकते तो हम मुश्किल बना सकते हैं कि वो आपका घर, आपकी प्रॉपर्टी महफूज रहे। फिर आपकी गाड़ी है, उसमें ट्रैकर लगवाइए। आपकी मोटरसाइकिल है, उसमें चाइना का लॉक लगवाइए, उसको पार्किंग पे खड़ा कीजिए। अगर आप समझते हैं कि रात का लेट नाइट है और आप अवॉइड कर सकते हैं तो जानबूझ के ऐसे एरिए में मत जाइए कि जहाँ पे अंधेरा है, जहाँ पे आबादी नहीं है, जहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम है। जब भी आप मूव करें तो प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ मूव करें। और हम कहते हैं कि पाकिस्तान नहीं, मैं अभी अमेरिका से होके आया हूँ, वहाँ पे भी ये प्रिकॉशंस ली जाती हैं। बल्कि लंदन पुलिस में तो अगर आप वो क्रिमिनल वाले एरिया में जाते हैं तो आपके पास पैसे नहीं है तो आपको वो 10 पाउंड खुद पकड़ा देते हैं कि भाईजान रास्ते में को अगर आपको खंजर बरदार मिले तो आपसे अगर खाली जेब हो तो आपको वो छुरा मार देगा। तो वो 10 पाउंड उसे पड़ाएं, भाईजान ये पकड़िए, बराए मेहरबानी मुझे कुछ ना कहिए, मैंने आगे जाना है। बिल्कुल जी, अल्लाह सुब्हान व तआला भी यही कहते हैं कि आप पहले अपनी हिफाजत खुद करें, बाद में अल्लाह पे छोड़ें, पहले खुद तो हिफाजत कर लें अपनी। सर सख्त बातें बहुत हो गई हैं और सर ने इतना पोलाइटली हम्बली आंसर्स दिए हैं कि मुझे लगता है कि एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना पुलिस के पास अपने ही केसेस को ले जाने के टाइम पे आप लोग एक डर और खौफ सा, वो अभी एसपी साहब की बातों से काफ़ी हद तक कम हो गया होगा। सर फैमिली के हवाले से बताइएगा, फैमिली में कौन कौन है और क्या बच्चों को रेकमेंड करते हैं कि जी पुलिस में ही आना है आपने? आपने ये बड़ा छेड़ने वाला सवाल पूछा है। जी मेरा एक बेटा एक बेटी है माशाल्लाह, और वो अल्हम्दुलिल्लाह फुल स्कॉलरशिप पे आईवी लीग्स यूनिवर्सिटीज़ में अमेरिका से पढ़े हैं, तो अभी वो वहीं पे सर्व कर रहे हैं। तो मैं अपने बेटे को इसलिए
मशवरा दूंगा कि बेटा अगर तो आप में पैशन है पुलिस का तो पुलिस ज़रूर ज्वाइन कीजिए, लेकिन अगर आप बड़ी पुरसकून पुरअमन ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, शाम को बेगम के साथ बैठ के चाय पीना चाहते हैं, गर्मियों की छुट्टियों में आप नॉर्दर्न एरिया में जाना चाहते हैं, तो फिर पुलिस ज्वाइन ना कीजिए। फिर पुलिस ज्वाइन ना कीजिएगा। इससे ना गहरी सी बात सर ने कर दी है, मतलब कि अगर आप पुलिस में अपनी ड्यूटी सर्व कर रहे हैं, इट मीन्स यू डोंट हैव टाइम फॉर फैमिली। जी, आप फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं। सर कोई दुखी सी फिर दास्तान ही सुना दें कि बेगम से ऐसा झगड़ा हुआ हो कि जी किसी इवेंट पे जाना था और आज भी आप नहीं आए। That used to be happen. शुरू में शादी के शुरू में ज़रूर झगड़ा होता था कि वो हमने किसी जगह जाना होता था, वो तैयार होकर बैठी होती थी और मैं उनसे वादा करता था कि बस मैं पहुंच रहा हूं, और ऐन वक्त पे मैं कहता था कि मैं नहीं आ रहा क्योंकि इधर एक रॉबरी हो गई है, तो मैं रॉबरी की तफ्तीश के लिए जा रहा हूं। तो झगड़े होते थे। अब उन्होंने भी हालात से कंप्रोमाइज़ कर लिए, यूज्ड टू हो गई है, अब आती होगी, एक्सेप्ट कर लिया अब उन्होंने। उनके अलावा और कोई चारा कोई नहीं है। हाँ, उनके अलावा आप कोई चारा नहीं है। अच्छा सर, पहला तोहफा क्या दिया था ये बताएं बेगम को? मैंने उन्हें एक डायमंड की रिंग दी थी शादी पर। अरे ज़बरदस्त, एक प्यारी सी अंगूठी दी थी। सर रिटायरमेंट के बाद के क्या प्लान्स हैं? क्या नॉर्दर्न एरियाज़ में घूमने चले जाएंगे या कोई बिज़नेस स्टार्ट करेंगे? मैं पुलिस ज्वाइन करने से पहले आई वाज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, मैं वकील था, और रिटायरमेंट के बाद भी मैं काला कोट ही पहनूंगा। जो काले कोट का एक प्राइड है वो मैं आज भी फील करता हूँ। यूनिफॉर्म का प्राइड अपनी जगह पे है, लेकिन काले कोट में जो आपको आज़ादी है, जो आपको इजहार की आज़ादी है, जो आपको हुकूक में लड़ने के लिए आज़ादी है, वो यूनिफॉर्म में आप डिसिप्लिन के पाबंद होते हैं। मैं वकील बनना चाहूँगा, वकील बनूंगा, मतलब दोबारा वकालत को ज्वाइन करूँगा। सर फिर से, लेकिन आप अपनी खिदमात आवाम के लिए लेकर आ रहे हैं ना, वकालत को दोबारा से ज्वाइन करें तो खिदमात आप अपनी जारी रखेंगे? आपको मैं एक बात बताऊँ, कुदरत उस वक्त तक आपको ज़िंदा रखती है जब तक आप कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। बहुत खूब। जब अपनी कंट्रीब्यूशन रोक देते हैं तो फिर आप रिडंडेंट हो जाते हैं। कुदरत के कारखाने में जब आप रिडंडेंट हो जाएं, आप फजूल हो जाएं, आप यूज़लेस हो जाएं, कुदरत आपको एलिमिनेट कर देती है। बहुत ही खूबसूरत बात सर। यहाँ पर तो हम एक रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे कि आपके पास जब जब वक्त हो आपने हमें ज़रूर ज्वाइन करना है। जी हमारे साथ SPOCU आफ्ताब अहमद फुलरवान साहब मौजूद थे। बहुत ही इन्होंने प्यारी बात की कि जब तक आप सर्व करते रहते हैं और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, अल्लाह की नज़र में भी आप बहुत अजीम रहते हैं और आपकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ रहती हैं और एक सुकून। आप खुद के लिए कुछ करेंगे तो यकीनन आपको सुकून नहीं मिलेगा, लेकिन आप जब अपने इर्द गिर्द के 2, 3, 4 लोगों के मसले भी इवन सुन लेंगे और कोशिश करेंगे उनके लिए कुछ करने की, तो आपकी ज़िंदगी मज़ीद तर बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी।